हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज टारगेट बायोलॉजी वाले में आप लोग को स्वागत है, मस्त है, वेलकम है। तो आइए जल्दी से, है ना, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें, क्योंकि आज जो सेल्स के बारे में जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स की देख रहे हैं, तो है ना, कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जो आज जो हमारा जो टॉपिक जो होगा, सेल्स जो होगा, कोशिका जो होगा, लगभग लगभग हमारे क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग पीछे की क्लास में अगर आपसे हम बात करें कि, है ना, इसके पीछे वाले जो क्लास में सभी तो है ना, सभी टॉपिक को हम लोग समाप्त कर चुके थे। अगर आप पीछे की क्लास ना देखे हो तो जाके आप वीडियो में, तो प्ले लिस्ट में आपका वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें जाके आपका है ना, वहां पे से जाकर आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक अदरवाइज सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए हर एक टॉपिक को आप लोग बिंदास तरीके से बनिए। जिसमें पीछे की क्लास में, लेक्चर में हम लोग आपसे बात किए थे किसके बारे में, कोशिका की यानी सेल्स के बारे में, दो भागों में डिवाइड किए थे, जिसमें हम लोग बता दिए थे कि, है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग कुछ चर्चा किए थे। लेकिन आज हम लोग उसको क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे, जिसका नाम है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। चलिएगा, हम लोग क्या करते हैं, देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की ओर लौटते हैं। तो वीडियो को चालू करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। चलिए, तो चलिए मेरे दोस्त, मैं अपने टॉपिक की ओर है ना लौटता हूं, जिसमें हम आप लोग को बताए थे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में थोड़ा सा अगर डिफरेंटली अगर हम लोग बात करें ना, थोड़ा सा अंतर की बात करें, तो हम लोग सभी टॉपिक पे निकल जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कोशिका को कितने भागों में बांटा गया, तो कोशिका के दो भागों में बांटा गया। पहला जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, या आप है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो आप देख रहे होंगे यूकैरियोटिक कोशिका जो हो गया, और दूसरा आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि दूसरा हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आसान से तरीके से, आसान सी भाषा में क्या करेंगे, याद करेंगे। चलिए, तो अंतर से ही हम लोग सभी टॉपिक को देख लीजिए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप किस तरह से आपको वीडियो को लगाया गया है या टॉपिक को लगाया गया है। तो आप इसको सबसे पहले ये समझो कि देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक बात ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं ना बाबू, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं वो क्या होती है, छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो क्या होती है, इसमें में कोई भी परत नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल्स में जो होते हैं, कोई भी परत नहीं पाए जाते हैं, कोई भी परत नहीं पाए जाते हैं। अगर कह दें कोई भी इन्वेलप नहीं होता है, नो इन्वेलप सेल्स है। यानी यहां पर ध्यान दो कि नो इन्वेलप ऑन क्या है, न्यूक्लियस, इसमें किसी तरह का कोई भी जो होता है परत नहीं पाया जाता है मेरे दोस्त, इसमें कोई भी परत नहीं पाए जाते हैं। और यह जो होता है सिर्फ किसमें होता है, यह जीव द्रव से क्या करते हैं बुआ, ये जो ध्यान दीजिएगा कि ये जीव द्रव से जो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, यानी क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं, है ना। इसमें अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, कोशिका भित्ति बनाने के लिए, कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति, सेल बॉल बनाने के लिए अगर हम लोग कह दें तो वो किसके द्वारा करता है, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा करता है। किसके द्वारा करेगा, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा करता है। और इसमें जो होता है 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की अगर हम लोग बात किए थे, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम किसे भाग कहते हैं, तो हम राइबोसोम के बारे में हर एक टॉपिक के बारे में हम आप लोग को चर्चा कर दिए थे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ये सभी किस में पाया जाता है, वो ये है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो जल्दी से फिर से एक बार टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, कहेंगे कि देखिएगा, यह क्या होती है, छोटी होती है, यानी इसमें कोई भी जो होता है केंद्रक की परत नहीं पाया जाता है, यानी नो इन्वेलप ऑन है ना न्यूक्लियस, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परत नहीं पाया जाता है। यह जो इसमें जो जीव द्रव से होता है, इसमें जो श्वसन की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है, वह जीव द्रव के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीव द्रव के होता है। इसमें जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन यानी
है ना, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा होता है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और इसमें कौन सी राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। ये किसके बारे में रहा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अगर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करें तो यह क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें कह रहा है इन्वेलप ऑन न्यूक्लियस, इसमें इन्वेलप में इसका इन्वेलप पाया जाता है, इसमें कोई यानी कहा है यानी केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। जैसे हम लोग भी बात किए थे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात किए थे किसके बारे में, देखिएगा कि ये हमारा हो गया था, क्या हो गया था, कोशिका झिल्ली हो गया था। क्या हो गया, और इसके अंदर जो हमारा मिला था न्यूक्लियस मिला था। क्या मिला था, न्यूक्लियस मिल गया था। और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे जो होता है, न्यूक्लियस क्या किया था पता है ना आप लोग को, ये न्यूक्लियस क्या किया था, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या किया था कि इसके अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, गोल्गी बॉडी हो जाए, है ना, सेंट्रोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, लास्ट सभी को हिलने डुलने से क्या करता था, रुकता था न्यूक्लियस। पीछे की क्लास में हम आप लोग को ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर दिए थे। तो वही कह रहा है कि न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर जो होता है, इसमें इन्वेलप पाया जाता है, इस पर एक परत पाया जाता है ना, इसमें परत पाया जाता है। और यह जो क्रिया जो होता है, श्वसन की क्रिया जो होता है, यह श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करता है मेरे भाई, मैं ना जीव द्रव के द्वारा करता है। और यह श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करता है। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग से बताए थे, आप लोग को बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा देने वाला। तो यह श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। इसका जो शरीर जो होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसका क्या होता है, पेप्टिडों के कारण बना होता है। इसका जो क्या होता है, इसका जो होता है कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और इसमें कौन सी राइबोसोम पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। और यह जो होता है ना बाबू, यह जो होता है बाबू, ये जंतु में होता है। किसमें होता है, जंतु में होता है। और ये किसमें होता है, पादप में होता है। क्लियर हो गया। जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के हम पीछे की क्लास में आप लोगों को बात किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया, ये जंतु में, ये पादप में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। तो ये तो अलग अलग अगर आप अंतर से देखा होगा तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी दोनों में होते हैं। किसमें होते हैं, दोनों में होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सिलिया और फ्लैजेला, सिलिया और फ्लैजेला जो हम लोग बात किए थे सिलिया और फ्लैजेला के बारे में, तो सिलिया और फ्लैजेला ऑलरेडी दोनों में होते हैं। चाहे वो यूकैरियोटिक का हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक, दोनों में सिलिया और फ्लैजेला होता है। सिलिया और फ्लैजेला होता है। अगर आपको सिलिया और फ्लैजेला में दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो पीछे की क्लास में आप जाकर देखो, जिसमें आपको सिलिया और फ्लैजेला के बारे में आपको डिक्लेयर पता चल जाएगा, सर्टिफाइड हो जाओगे, जहां से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो सिलिया और फ्लैजेला होता है। और डीएनए भी जो इसमें दोनों में पाए जाते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। डीएनए पाए जाते हैं, जीव द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीव द्रव पाया जाता है। दोनों में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। किसके द्वारा, दोनों में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण है ना, इसमें देखिएगा प्रकाश यानी श्वसन की जो क्रिया हुआ वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा करता है और इसमें जीव द्रव द्वारा करता है। उसके बाद दोनों में क्या हो जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, भित्ति पाया जाता है। क्या हो जाता है, सेल भित्ति पाया जाता है। और दोनों में राइबोसोम होता है, यानी एनिमल में और प्लांट्स में, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में। बट क्या होता है कि प्लांट्स में जो होते हैं वो 70S क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और जंतु में जो होते हैं 80S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन ये तो आपको दोनों में हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप टॉपिक है ना याद करते हैं तो यहां से कंफर्म है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्लियर। अगर आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि किसे किस में पाया जाता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि ध्यान दीजिएगा,
प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में रिप्रोडक्शन सिस्टम सबसे ज्यादा कौन करता है, रिप्रोडक्शन कौन करता है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही हो गया कि इसमें तो ज्यादा कोई खास है नहीं, ये छोटी होती है, इसमें नो इमेज, इसमें परत भी तो होता ही नहीं है, इसमें जीव इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसीलिए वो सेल्स डिवीजन इतना ज्यादा करता है, इतना ज्यादा करता है ना, बहुत ज्यादा करता है। देखते देखते जैसे देख रहे होगे ना, वायरस हो जाए, फंगी हो जाए, एल्गी हो जाए, जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया जितना भी है वो देखते देखते वो क्या कर सकता है, एकदम इतना बड़ा संतान का उत्पत्ति करता है। तो जहां से याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो रिप्रोडक्शन की क्रिया ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। देखते हैं ना कि देखते देखते पूरा वायरस विकास विकसित करने लगा, जीवाणु विकसित करने लगा, प्रोटोजोवा करने लगा, यानी वायरस फैलाने लगता है। तो ये रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है ना, इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा तो होते नहीं है, तो हम तला ऊपरी क्या करते हैं, हम अपना वर्क करते रहते हैं। अगर ज्यादा रहे तो कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, नहीं ना। लेकिन ये जो कम सीमित में होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन का सिस्टम पूरा अटैक करके करते हैं, पूरा करके, है ना, दम दिन दहाड़े, यानी 100 को आनंद रूपी 1000, 500, 200, 300 जितना हो दम इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम दनादन दे दनादन करते रहेगा। इसीलिए देखते देखते क्या करते हैं, दम प्रदूषण फैला देता है ना, यानी वायरस फैला देता है। तो ये रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है, अधिक मात्रा में करता है। बट लेकिन क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम कम होते हैं, कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। जैसे अगर बात करो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे पाए जाते हैं और सबका काम जो है अलग अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग हो गया, गोल्जी बॉडी का काम अलग हो गया, है ना, उसके बाद क्या सेंट्रोसोम को काम अलग हो गया, लाइसोसोम का काम अलग हो गया, सभी सिस्टम का काम अलग अलग हो जाता है। इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम की क्रिया का होते हैं, कम होते हैं। तो क्लियर हुआ, अगर इतना तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो ये आपका सेल्स जो रहा वो लास्ट टॉपिक था। इसके बारे में हम आगे की बात में करेंगे, किसके बारे में, सेल्स का ही टॉपिक को लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे डीएनए, यानी डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे। जब डीएनए खत्म पूरी तरह से करेंगे तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे आपसे। तो चलिए, अगर आप इतना समझ में आ गया होगा तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी तरह से कॉपी में लगा लीजिए। और एक बार फिर से आप लोगों को बोलते हैं कि अगर इस चैनल पे दम सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करके आप लोग मेरे दोस्त है ना, ये अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करो और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि यहां से भी मुझे मेहनत करने का कोई फल मिले। क्योंकि हम यहां से आपके लिए जब मेहनत करते हैं तो आपका भी एक फर्ज होता है कि इस चैनल के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों से क्या करें, सब्सक्राइब करवाएं। और अपने आप भी क्या करें, अगर आप इस चैनल पे नए हो, नए वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से हर एक टॉपिक आपको बायोलॉजी को फैकल्टी दिया जाएगा। चाहे वो छोटे बायोलॉजी हो, चाहे वो बड़े, यानी 0 लेवल से शुरू करके आनंद लेवल बायोलॉजी तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए, फिर से हम आपको अगले टॉपिक, नए उमंग के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है डीएनए है। और डीएनए में आपको मिलेंगे इसी उमंग के साथ। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।